हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवल जे अकेडमी। सो आज हम करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद microorganisms. These microorganisms are so minute, so tiny that they cannot see with the naked eyes. हमें आंखों से नहीं दिखते हैं। ये कितने इंटरेस्टिंग है ना, कि मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमें आंखों से नहीं दिख रहा है बट फिर भी हमने उसके लिए इतना ब्रॉड साइंस डेवलप कर दिया है। वो सिर्फ पॉसिबल हुआ है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो माइक्रोबायोलॉजी नहीं होता, साइंस नहीं होती माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप का माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, जो कि जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाए। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो हमें आंखों से नहीं दिख रहा है, वो कितना छोटा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए लेस देन 1 mm, लेस देन 1 mm डायामीटर। इतना छोटा होना चाहिए, तभी वो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखेगा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हो सकते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरसेस, सो ये दीज आर सेल। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, वो बेसिकली उनकी जो बेसिक यूनिट है लाइफ की, वो है सेल। दैट मीन्स कि वो बने हुए हैं आइदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के या फिर यूकैरियोटिक सेल के, राइट? हम क्लास 8th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ समरी दे देती हूँ सो दैट आप आगे इसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है और यूकैरियोटिक सेल कौन सा है। सो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये होते प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, यानी कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के जो सेल्स होंगे जिनके पास अपना प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, तो इस तरह के सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब बैक्टीरिया के पास क्या होता है, उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसके पास कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसके पास बट जेनेटिक मटेरियल डेफिनेटली होता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना जेनेटिक मटेरियल के नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल उसके पास डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, बट जो ऑर्गेनल जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखती है वो जेनेटिक मटेरियल इस सेल के पास नहीं होगा, इसलिए हम इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। और साथ में इसके पास जो बहुत डिफरेंट तरह के सेल ऑर्गेनल्स अदर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो भी इनके पास नहीं होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, चाहे वो रफ हो चाहे वो स्मूथ हो, पेरिक्सोसोम्स हो गए, और डिफरेंट तरह के अदर सेल ऑर्गेनल्स ऑल्सो। बट जो प्रोकैरियोटिक सेल है यानी कि जो बैक्टीरिया है, वो उसके पास बहुत ही बेसिक तरह के सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। जैसे उसके पास माइटोकॉन्ड्रियाज हो गए, जैसे उसके पास पेरिक्सोसोम्स हो गए, ठीक है। और साथ में जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ होगा, ऐसे ही सेल के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। जो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, वो बेसिकली उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, यानी कि वॉइड ऑफ न्यूक्लियस। सो दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। और साथ में जो यूकैरियोटिक सेल है ये ट्रू सेल है, यानी कि प्रॉपर सेल है। इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो होते हैं। साथ में जो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने वाला ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस, वो प्रेजेंट होता है। अब चाहे उसके अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हो या फिर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हो, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक और साथ में जो जेनेटिक मटेरियल है, बेसिकली ये क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है? ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि जो ये हमारा डीएनए और आरएनए होता है, ये बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए ब्लूप्रिंट का काम करता है। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने पेरेंट के जैसा दिखेगा, उसकी कॉपी नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, बट अपने पेरेंट्स के ट्रेड के साथ पैदा होता है। तो इसी तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए और आरएनए के अंदर स्टोर्ड होती है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये अब क्लियर हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं।
तो बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब यूकैरियोटिक है। वायरस हमारा एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन क्यों है? ये इसलिए एक्सेप्शन है क्योंकि जो वायरसेस होते हैं ये बेसिकली कनेक्टिव लिंक होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। दैट मीन्स अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं तो उनकी मशीनरी को यूज कर रहे होते हैं और वहां पर ये अपना मल्टीप्लिकेशन, अपना जो नंबर है उसको बहुत तेजी से बढ़ा रहे होते हैं। अगर ये किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर होंगे, लाइक किसी टेबल पे, किसी चेयर पे, डोर पे या कहीं पर भी प्रेजेंट होंगे और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं लिविंग सेल के, तो वहां पर ये डेड ऑर्गेनिज्म की तरह ही बिहेव करते हैं। उनका कोई भी मशीनरी यानी कि उनकी खुद की जो बॉडी है वो काम नहीं कर रही होती है, तो उसे हम उस केस में नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। तो ये वायरसेस जो है वो एक्सेप्शन है, इसलिए हम इन्हें एसेल्युलर एंटाइटी कहते हैं। एसेल्युलर एंटाइटी कहते हैं। ठीक है, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ज्यादातर जो हमने सुना है वो हम लोग सुनते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं, हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, है ना, डिस्ट्रक्शन करते हैं। बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत मतलब दोनों ही तरह का रोल कर रहे हैं, गुड और बैड। मैं दोनों ही तरह की बारे में इसके बात करूंगी। अगर हम गुड यानी कि बेनिफिशियल इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये इतने बेनिफिशियल हैं कि इनके बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता है। इनके बिना जो बायोलॉजिकल साइकिल्स होती है वो कंडक्ट नहीं हो पाती हैं। अब बायोलॉजिकल साइकिल्स कौन सी? नाइट्रोजन की साइकिल, फॉस्फोरस की साइकिल, सल्फर की साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल एंड सो ऑन। सो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए कि इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, इनके बिना बायोलॉजिकल साइकिल्स नहीं हो रही हैं। अब ये बायोलॉजिकल साइकिल्स बेसिकली हमारी ही सेल यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, वाटर हो गया, कार्बन हो गया, ये बेसिकली डीएनए को बनाने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, हमारी सेल के डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंडक्ट की जाती हैं, जो कि एनवायरमेंट में चल रही होती है। तो ये उनके बिना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर इसके हम डिस्ट्रक्टिव रोल की बात करें तो ये डिजीज कॉज करती है। कुछ डिजीज क्योरेबल होते हैं और कुछ होते हैं नॉन क्योरेबल, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। बट इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि क्योरेबल ये तब हो पाती है क्योंकि हम इनके बारे में हमने स्टडी करके इनके वैक्सीन्स बनाए हैं, इनके एंटीबायोटिक्स बनाए हैं, एंटीवायरल जो है वो सब बनाए हैं। तो ये डिजीज कॉज कर रही है, इसलिए डिस्ट्रक्टिव है। ये हमारे अगर डेली बेसिस की बात करें तो खाना खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। हमारा जो है अनहाइजीनिक कंडीशन होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बीमारियां हो जाती हैं। तो पहले मैं इसके बेनिफिशियल रोल के बारे में बात करूंगी। अब क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूबिक्यूटस होते हैं नेचर में, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। यूबिक्यूटस इन नेचर, दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हर पॉसिबल एनवायरमेंट में ये प्रेजेंट होंगे। चाहे तो हम समुद्र की गहराइयों की बात कर लें, पहाड़ों की बात कर लें, बहुत ही गर्म जगह की बात कर लें, बहुत ही ठंडी जगह की बात कर लें, हम जिस भी पॉसिबल एनवायरमेंट में हम सोचेंगे वहां ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। दैट इज ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं, हर पॉसिबल एनवायरमेंट में ये एडजस्ट कर लेते हैं, हर पॉसिबल एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। सो इनके यूबिक्यूटस नेचर की वजह से ये हर जगह प्रेजेंट होंगे। तो ये हर जगह प्रेजेंट होंगे तो वहां पर अगर ये बेनिफिशियल रोल कर रहे होंगे, उनका बेनिफिशियल नेचर होगा, तो वहां ये बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यूबिक्यूटस हो गया नेचर में। जैसे अगर मैं कहूं ह्यूमन बॉडी में अगर ये प्रेजेंट है तो ह्यूमन बॉडी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा विटामिन बी एंड विटामिन के का जो प्रोडक्शन है ये बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प के पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस है वो इसके बिना पॉसिबल नहीं होता है। साथ में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो बेसिकली हेल्प करते हैं डाइजेशन में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो ये ह्यूमन के लिए तो बहुत ही बेनिफिट रोल प्ले करता है। साथ में अगर मैं कहूँ कि इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर बेकरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो वहां पे हम डेली हमारा मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट है, जैसे हम ब्रेड खाते हैं या हमने छोले भटूरे खाए या साउथ इंडियन फूड खाया, तो उसमें जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है ना, वो कौन कर रहा होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे होते हैं। जैसे बेकरी में हमने ब्रेड की बात की, तो ब्रेड जो है, ब्रेड पोरस होगी, ठीक है। जो ब्रेड होती है वो पोरस होती है, मतलब उसमें छोटे 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 होल्स होते हैं। तो ये होल्स किस वजह से क्रिएट होते हैं? बेसिकली ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डो जो होता है ब्रेड का, उसके अंदर क्या करता है, वो CO2 प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसकी वजह से जब वो गैस इवॉल्व हो जाती है और बाहर निकलती है और वो ब्रेड तैयार हो रही होती है अवन में, तो उस टाइम पे वो पोरस हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे। अभी मैं जस्ट एक ब्रीफ समरी आपको दे रही हूं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे होते हैं। अगर हम वाइन, विस्की, बियर या फिर मेडिसिन, है ना, जैसे कि वैक्सीन हो गया, ये सब कहाँ से और किससे तैयार हो रहा है? ये सब हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। वैक्सीन्स को हम कहते हैं ना कि वैक्सीन्स के अंदर खुद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वही एटीन्यूएटेड या फिर आप कहिए कि वो किल्ड फॉर्म में या फिर बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में यूज किया जाता है, सो दैट जो उसका इफेक्ट है, कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो उसी तरह से ये जो वैक्सीन है वो इस टेक्निक पे तैयार की जाती है, बट उसमें यूज फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो रहे होते हैं। तो ह्यूमन के ऊपर बहुत बेनिफिशियल रोल करता है, इंडस्ट्रीज में बहुत बेनिफिशियल रोल करता है, चाहे आप वाइन, विस्की या बियर की बात करें, वहां पर ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कैरिड आउट करता है। अगर हम विनेगर की बात करें तो विनेगर को बनाने का भी जो टेक्निक है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है। सो इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ह्यूमन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारे एनवायरमेंट के लिए। वो कैसे? वो ऐसे होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, एक तरह का बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, बैक्टीरिया ही है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेसिस अगर नहीं कैरिड आउट करेगा, सपोज ये हेल्प नहीं करता है, तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो कि डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, वो बेसिकली क्या होंगे? उनके सर्वाइवल में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि जो ऑटोट्रॉफिक होंगे ऑर्गेनिज्म, जो एक्चुअल में सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफिक। ऑटो तो सेल्फ होता है, यानी कि ये तो खुद अपने आप अपना खाना बना रहा है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, है ना। सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से ये अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। इन रिटर्न क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है उसमें क्या होता है कि अगर उन्होंने सनलाइट यूज करी है, वाटर यूज करा है, और वो क्या करेंगे, वो कन्वर्ट कर देंगे इसको किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि एनर्जी में, उन फूड मटेरियल में जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, हाई एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या करेगा? वो एंड
इसका मैं वो लिख देती हूँ, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O क्या देता है, C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, इसने क्या किया, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये सारा काम कर रहा है। क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए है, बट हम इनहेल ऑक्सीजन करते हैं, तो हमारा जो अल्टीमेट जो हमें जरूरी जो चीज है वो है ऑक्सीजन, जो कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और साथ में जो प्लांट है उसके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी हेल्प से ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट को निकाल देता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और इन पे ही डिपेंडेंट हेटेरोट्रॉफ्स है। तो अल्टीमेटली ह्यूमन के लिए भी एक्चुअल सोर्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, आइदर वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, बट ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारे सर्वाइवल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि किस तरह से जो एंटायर ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के ऊपर वो सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप सोचिए कितना बेनिफिशियल रोल है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। हम डिस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रक्शन के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे हम उनका डिस्ट्रक्टिव नेचर जो है वो कम कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। हम रिसर्चेस कर सकते हैं कि जितनी भी डिजीजेज हैं उनके लिए मेडिसिन तैयार करें, वैक्सीन तैयार करें, और जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे हम हाइजीनिक कंडीशन रखें सो दैट जो डिजीज है वो कम से कम फैले। बट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके बेनिफिशियल रोल बहुत ज्यादा है, और माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये पूरी ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम अगर बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं तो ये एक अलग है ब्रांच, इसका माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, लॉजी इज स्टडी, राइट। तो हम बैक्टीरिया की जब स्टडी करते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजी। इसी तरह से हम फंजाई को स्टडी करेंगे, इसी तरह से हम एल्गी को स्टडी करेंगे। ठीक है, जिस तरह से अगर आपने देखा होगा कि जब हम एनिमल और प्लांट की स्टडी करते हैं तो हम करते हैं एक सेपरेट ब्रांच, जिसमें हम एनिमल को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जूलॉजी, और अगर हम प्लांट को स्टडी कर रहे होते हैं हम बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी एक कंप्लीट साइंस है बायोलॉजी की, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ब्रांचेज हैं। ठीक है, एक पूरी एंटायर बायोलॉजी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के उनके ब्रांचेस हैं। ठीक है, उसमें से एक है आपका माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी ट्रस्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा पढ़ के, कोई भी बोरिंग नहीं है और बहुत मजा आता है, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है इसमें। ठीक है, तो अगर हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी, फंजाई पढ़ रहे हैं माइकोलॉजी, एल्गी पढ़ रहे हैं फाइकोलॉजी, प्रोटोजोआ के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो प्रोटोजोलॉजी, वायरस के बारे में स्टडी करते हैं तो वायरोलॉजी। ठीक है, तो ये बहुत ब्रॉड है बट इंटरेस्टिंग है, मतलब आप बोर नहीं होगे इसको पढ़ के, आपको डिफरेंट तरह के डिजीजेस पता चलेंगे, उनके मेडिसिन पता चलेंगे, साथ में आपको उसके बेनिफिशियल रोल पता चलेंगे। तो अभी मैं इसकी बेनिफिशियल रोल की बात कर रही थी, तो बेनिफिशियल रोल में सेकेंड जो हमारा रोल है वो है बायोलॉजिकल साइकिल। अब हमने बायोलॉजिकल साइकिल भी हमने क्लास 9-10 से पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइकिल में भी अगर मैं कहूं तो नाइट्रोजन साइकिल सबने पढ़ी हुई है ना। इसके बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, बिकॉज ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो और जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गई, फॉस्फोरस साइकिल हो गई, कार्बन साइकिल हो गई, सल्फर साइकिल हो गई, वाटर साइकिल हो गई। अब ये जितने भी हमारे बेसिकली
न्यूट्रिएंट, आप ये कह सकते हैं सेल के लिए असेंशियल न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं। जैसे डीएनए, प्रोटीन, ये चाहिए हमारी सेल को, ठीक है। ये हमारे जो है न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं, जो कि सेल के बेसिकली न्यूट्रिएंट होते हैं। उसको डीएनए चाहिए, उसे प्रोटीन चाहिए, उसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, है ना। तो ये जितने भी हैं ये सब न्यूट्रिएंट होते हैं सेल को डेवलप करने के लिए। तो हमें नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कार्बन चाहिए, सल्फर चाहिए, वाटर साइकिल, हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के साइकिल्स जो है चाहिए, सो दैट इनका फॉर्मेशन हो। मतलब अगर नाइट्रोजन चाहिए तो कोई भी चीज अगर बनेगी नहीं तो वो यूज नहीं होगी। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, वाटर, ये सब हमारी जो है सेल की बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसलिए ये बायोलॉजिकल साइकिल जो है इंपॉर्टेंट है, और इकोसिस्टम में ये बायोलॉजिकल साइकिल जो है चलती रहती है कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल साइकिल को बनाने के लिए या फिर इनको कैरिड आउट करने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। सो इन और जो साइकिल्स हैं, ये अगर सेल नहीं बनेगी तो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, राइट। तो जब सेल नहीं बनेगी तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा तो अर्थ के ऊपर कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो उसकी सर्वाइवल नहीं होगी। तो इसी तरह से जो बायोलॉजिकल साइकिल है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बायोलॉजिकल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में आता है मेडिकल फील्ड, यानी कि मेडिसिन, यानी कि वैक्सीन, इन सब में भी बहुत बेनिफिट जो है करता है। थर्ड इज मेडिकल फील्ड। अब देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो मेडिसिन तैयार होगी उसे हम कहेंगे एंटीबायोटिक, ठीक है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन को क्योर करने के हमारे पास एंटी वायरल मेडिसिन होंगी, वैक्सीन होंगी साथ में, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, इनको क्योर करने के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही जरूरत होती है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने पेनिसिलिन का नाम सुना है, एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी, वो बेसिकली जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए थी। वो एक तरह का फंगस है जो एक तरह का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। एंटीवायरल है, अगर हम किसी वायरस के इन्फेक्शन को क्योर करना चाहते हैं तो हम जो इन्फेक्शन, वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको क्योर करने के लिए या तो एंटीवायरल मेडिसिन यूज करेंगे या फिर वैक्सीन यूज करेंगे। वैक्सीन भी उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई गई होंगी जो उस तरह के डिजीज को कॉज कर रही हैं। बट फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब वैक्सीन तैयार होती है तो वैक्सीन जो है उसी पर्टिकुलर वायरस के या तो डेड फॉर्म को यूज करके या फिर एटीन्यूएट कर दिया जाता है, उसे मॉडिफाई कर दिया जाता है, या फिर उसका अमाउंट जो है बहुत कम यूज होता है, सो दैट हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, जिससे कि खुद ही बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो फाइटिंग मैकेनिज्म है बॉडी का, वो खुद उस जो वायरस है उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल दे, ठीक है। तो वैक्सीन भी जो है बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प के तैयार नहीं होगी। तो ये हो गए उसके बेनिफिट्स। अगर डिस्ट्रक्शन की बात करी जाए, और हाँ एक और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो सीवेज इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सीवेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीवेज में क्या होता है कि जब भी हमारे घरों के आसपास जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसे जाके हम डंपिंग यार्ड में फेंक आते हैं, ठीक है। अब वहां पे जो ये सीवेज है, अब उसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब उसे ऐसे ही नहीं पड़ा रहने दिया जाएगा कि उसकी वजह से फिर और ज्यादा डिजीजेस क्रिएट हो जाएंगी। उसे क्या किया जाता है? उसे ट्रीट किया जाता है। जो वहां पर सीवेज टैंक्स होते हैं और जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो सीवेज को ट्रीट करती हैं, तो वहां पर उनको ट्रीट किया जाता है और उनसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स जो है यूज में लाए जाते हैं, जैसे कि मीथेन गैस हो गई,
ठीक है। तो ये प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स बन जाते हैं। कहीं पर हम जो है उसको ट्रीट करने के बाद उसको क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, मतलब उसे बाहर जो वेस्ट है उसका वो बाहर डिस्पोज कर दिया जाता है। बट मैक्सिमम जो है सीवेज को ट्रीट करने के टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है, सो दैट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये उस सीवेज को, उस कूड़े को कन्वर्ट कर दें पर्टिकुलर गैस के अंदर, सो दैट वो गैस जो है बाद में यूज हो सके। ठीक है। तो इसको भी, सीवेज को भी ट्रीट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प ली जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है अगर डिस्ट्रक्टिव रोल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल रोल इतने ज्यादा करते हैं कि हम उसका जो डिस्ट्रक्शन साइड है वो हम कम देखते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो डिस्ट्रक्शन साइड है उसको आप जो है डिफरेंट टेक्निक को यूज करके उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है। तो साइंस जो है इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो हर पॉसिबल डिजीज, हर पॉसिबल जो तरह की जो बीमारियां हैं उनको क्योर करने के लिए डिफरेंट तरह के टेक्निक को यूज करती है, सो दैट जो हमारा जो दुनिया है वो डिजीज फ्री हो जाए, या फिर कम से कम जो है डिस्ट्रक्शन हो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ओके। सो मैं यहाँ पर आपको एक जो इंट्रोडक्शन है वो दूंगी आगे फर्दर का जो मेरा लेक्चर होगा उसमें इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसके अंदर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। बेसिकली ये माइक्रोबायोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो हुआ कहाँ से और कैसे हुआ, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं इसमें पढ़ाऊंगी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई और किस तरह से जो माइक्रोस्कोप है वो बनाया गया, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब नेकेड आई से दिख ही नहीं रहे हैं तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दिखता ही नहीं है उसके बारे में स्टडी कर पाना ही बहुत मुश्किल है। तो जब माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, इवन बहुत जो डिस्कवरीज हैं वो 1950 के बाद से होनी शुरू हुई, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुके थे जो हम लोग अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं। वो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप होता है और इससे हम सिर्फ आउटर जो एक बैक्टीरिया का जो सेल है सिर्फ हम वही देख पाते हैं। हम इवन वायरसेस को तो देख ही नहीं पाते हैं कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में। इवन हम सेल की डिटेल जो स्ट्रक्चर होती है ना, किसी भी बैक्टीरियल सेल या फंजाई को या किसी को भी, उसकी डिटेल स्ट्रक्चर को नहीं देख पाते। हम क्या करते हैं, हम उसके सिर्फ सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन को ही देख पाते हैं, जिसकी वजह से जो 1950 के बाद से जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गए उसके बाद से हमने वायरसेस भी देखने शुरू कर दिए, इनकी डिटेल स्ट्रक्चर्स भी निकालनी शुरू कर दी। और अब तो बहुत ही एडवांस हो चुका है साइंस, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा जो है डीप जो है उसके स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या क्या टॉपिक सीखने हैं। अभी फ़िलहाल मैं माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर फोकस करूंगी। वैसे जो मेरी वीडियोस हैं वो नीट के लिए भी आएंगी, मैं नीट बायोलॉजी में भी वीडियोस दूंगी। मेरा मेन फोकस अभी माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, साइड बाय साइड में नीट के लेक्चर्स भी दूंगी। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज नवलजय एकेडमी एंड लाइक एंड कमेंट। प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए, आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में समझना है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। सो मैं आपको वो वीडियोस तैयार करके अपलोड कर दूंगी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।